मैं डॉक्टर हरिओम शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के छात्रों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईथर के बारे में बताएंगे। अब ईथर में ईथर में जो स्पेक्ट्रम हम कोई कंपाउंड बनाते हैं तो अवरक्त स्पेक्ट्रम, जिसको कि इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, तो ईथर के अवरक्त स्पेक्ट्रम में सी सिंगल बॉन्ड ओ तनन कंपन, जिसको कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं, के कारण इसकी जो पीक आती है ग्राफ में 1275 से लेकर के 1025 CM-1 के बीच में एक तीव्र अवशोषण बैंड प्राप्त होती है। एल्किल ईथर प्राय 1150 से लेकर 1050 CM- के बीच में, जबकि एरिल और वाइनिल ईथर 1275 से 1200 CM- के बीच अवशोषण बैंड दर्शाते हैं। एल्किल ईथर 1275 से 1200 CM- एवं 1075 से लेकर के 1025 CM- के बीच अवशोषण पर कर देते हैं। एल्कोहल एवं एस्टर दोनों में सी सिंगल बॉन्ड ओ तनन कंपन के कारण, तनन मीन्स स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण भी अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। अतः ईथर को एल्कोहल एवं एस्टर से विभेदित या डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ओ सिंगल बॉन्ड एच एल्कोहल एवं सी डबल बॉन्ड ओ एस्टर तनन कंपन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अनुपस्थित रहते हैं। डाई एन प्रोपिल ईथर एवं फेनिटॉल के अवरक्त स्पेक्ट्रम नीचे इसमें दिए हुए हैं। इसमें ये जो बैंड प्राप्त हो रही हैं, तो इससे सी सिंगल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बैंड प्राप्त होती है। जब हम अवशोषण और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक वेवलेंथ के द्वारा एक ग्राफ खींचते हैं तो इस तरह के ये ग्राफ प्राप्त होते हैं। अब इसमें आता है ये फेनिटॉल का ये दिया हुआ है, जिसमें अवशोषण एवं फ्रीक्वेंसी के बीच में हम जब ग्राफ खींचते हैं तो इस तरह के ग्राफ प्राप्त होते हैं। इसमें ये जो चित्र है, जिसमें ए डाई एन प्रोपिल ईथर का फर्स्ट एवं एथिल फेनिल ईथर का अवरक्त स्पेक्ट्रम मीन्स इसमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें जैसे केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर अपेक्षाकृत अक्रियाशील होते हैं तथा क्षारों और ऑक्सीकारकों और अपचायकों प्रति स्थायी होते हैं। ऑक्सीजन पर उपस्थित दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण ये लुईस क्षार की भांति कार्य करते हैं। अब इसमें ये जो क्षारीय गुण होता है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ईथर खनिज अम्लों जैसे HCl है, H2SO4 है आदि लुईस अम्लों BF3AlCl3 RMgX के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं, जिससे कि इसमें R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R दो तो प्लस HBr से रिएक्शन कराते हैं R सिंगल बॉन्ड O H सिंगल बॉन्ड R प्लस Br माइनस, तो इसको डाई एल्किल ऑक्सोनियम ब्रोमाइड कहती हैं। अब देखिए इसमें R सिंगल बॉन्ड O R BF3 से रिएक्शन करते हैं तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट प्राप्त होता है। अगर हम इसको ROR से इसका ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन R-O इसका मतलब Mg, इसका RX ग्रिग्नार्ड ईथर संकुल बनता है, जिसको कि हम कम्प्लेक्स कहते हैं ROR और एरोसिक के द्वारा। अब इसमें हम इसका हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर जल अपघटन किस तरह से होता है। दूसरा रिएक्शन है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ
उच्च दाब पर गर्म करने पर ईथर का अल्कोहल में जल अपघटन हो जाता है, जैसे R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R प्लस H2O, तन H2O सल्फर इसमें तो 2ROH एल्कोहल प्राप्त होता है। लेकिन इसी तरह से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, ROR R डैश R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R H2SO4, तो सान H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं 2ROSO2OH प्लस H2O। अब आता है हेलोजन अम्लों के साथ अब डिसोसिएशन विद हेलोजन एसिड। डिसोसिएशन विद हेलोजन एसिड्स। अब आप देखें कि इसमें हेलोजन अम्लों के साथ क्रिया कराने पर ईथर का विघटन हो जाता है और प्रारंभ में एल्किल अल्कोहल बनते हैं। परिणामी एल्कोहल को पुनः प्रबल हेलोजन अम्ल के साथ गर्म करने पर एल्किल हैलाइड का दूसरा अणु बनता है, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश प्लस HX इक्वल टू RX प्लस R डैश OH, फिर HX से रिएक्शन करते हैं तो R डैश X प्लस H2O बनता है। इसका अगर हम इसको C2H5O C2H5 प्लस 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो C2H5I प्लस H2O मिथाइल हाइड्राइड बनता है। और इस तरह से हम इसको अगर एनिसॉल बेंजीन में OCH3 जुड़ता है तो एनिसॉल कहलाता है। इसको 2HI के साथ 57% से 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते हैं तो इसमें फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड बनता है। अब आता है हेलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम, जिसमें सबसे ज़्यादा हेलोजन्स आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव HI, HBr उससे कम, HCl उससे कम। अब आता है क्रियाविधि। ईथर की संरचनानुसार SN1 SN2 क्रियाविधि होती है। वो दोनों ही प्रकार की क्रियाविधियों में प्रथम पद में ईथर का प्रोटोनीकरण होता है, तो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R प्लस HI, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, इसमें H जुड़ जाता है, ऊपर प्लस आइन आ जाता है प्लस I माइनस। SN1 क्रियाविधि, इसमें RORH, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्लस मंदगति R प्लस R, इसमें एल्काइल ग्रुप पॉजिटिव आयन ROH, आयोडीन नेगेटिव प्लस R प्लस तीव्र गति से रिएक्शन करने के बाद RI या मिथाइल आयोडाइड बनते हैं। अब आता है इसमें देखिए ये SN2 क्रियाविधि, इसमें आयोडीन के साथ प्लस R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R H प्लस आयन बनता है, तीव्र गति से रिएक्शन R पार्शियली नेगेटिव I डैश डैश R डैश डैश O डैश सिंगल बॉन्ड H R पार्शियली पॉजिटिव, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन होती है और इसके बाद RI प्लस ROH इस तरह से बनता है। अब आता है जी-सेल विधि। यह विधि यौगिकों में मेथॉक्सी समूह की संख्या ज्ञात करने में प्रयुक्त की जाती है। इस विधि में ईथर की HI के साथ क्रिया कराई जाती है और इस अभिक्रिया में ईथर की ज्ञात मात्रा को शांत हाइड्रोआयोडिक अम्ल में अधिक के साथ गर्म किया जाता है। मैथिल आयोडाइड की वाष्प बनती है, जिससे ठंडे अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट विलयन में प्रवाहित करने पर सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप बनता है तथा उसका भार ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार मेथॉक्सी समूह की प्रतिशत मात्रा की गणना की जा सकती है। इसमें बेंजीन में OCH3 इट इज कॉल्ड ऑफ द मेथॉक्सी, इसको हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं। 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर इसमें फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड बनता है। अब मिथाइल आयोडाइड को AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करते हैं तो सिल्वर आयोडाइड प्लस CH3CNO मिथाइल नाइट्रेट बनता है। इस तरह से ये रिएक्शंस इट इज कॉल्ड ऑफ द जी-सेल्स मेथड या जी-सेल विधि। जी-सेल विधि से किस तरह से हम फिनॉल और इसकी रिएक्शन कराते हैं और इस तरह से अब देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया किस तरह से होती है, रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ईथर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनता है, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R PCl5 RCl मिथाइल क्लोराइड POCl3।
अब आता है इसमें एसिटिलीकरण, एसिटाइलेशन। ईथर के साथ अम्ल क्लोराइड अथवा एनाइडाइड की क्रिया लुईस अम्ल की उपस्थिति में कराने पर एसिटिलीकरण होता है तथा एस्टर एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, जिसमें C2H5O, C2H5, इसको CH3COCl3 AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर C2H5Cl प्लस CH3COOC2H5 अथाइल एसीटेट बनता है। C2H5O C2H5, इसमें CH3CO twice O ZnCl2 2CH3COOC2H5। इस तरह से ये रिएक्शंस होती हैं और हम इसको रिएक्शंस में ये आपस में रिएक्शंस होती हैं। अब आता है इसमें कार्बन मोनो रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे ईथर उच्च ताप पर जैसे 125 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर और एवं उच्च दाब पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बोरोन ट्राईफ्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करके एस्टर बनते हैं, जिसमें C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, इसमें प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड BF3 150 डिग्री 500 डिग्री दाब पर वायु दाब पर C2H5 COOC2H5 एथिल प्रोपियोनेट बनता है। अब आता है इसमें हेलोजनीकरण। ईथर सूर्य के प्रकाश में हेलोजन के साथ क्रिया कर हेलोजनीकृत उत्पन्न बनाते हैं, जिसमें CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस Cl2, इसमें HNu फोटोन के साथ क्रिया कराते हैं तो Cl2 CCl3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C Cl2 CCl3 पर क्लोरोएथिल एसीटेट पर क्लोरोएथिल ईथर। अब देखिए इसमें प्रकाश की अनुपस्थिति में केवल अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है और इस तरह से CH3 CH2O CH2 CH3 Cl2 HCl निकल जाता है, CH3 CHClO CH2 CH3, फिर Cl2 से रिएक्शन होता है, HCl फिर निकलता है और इसमें CH3 CHCl सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHCl सिंगल बॉन्ड CH3, इसको कहते हैं अल्फा डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर। अब आता है इसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर, परऑक्साइड निर्माण, परऑक्साइड फॉर्मेशन। ईथर वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके अस्थायी परऑक्साइड बनाते हैं। ईथर का आसमन करने पर यह परऑक्साइड बचा रहता है जो विस्फोट के साथ जलता है। ईथर को जब फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ हिलाया जाता है तो लाल रंग का उत्पन्न होता है, जो ईथर में परऑक्साइड की उपस्थिति दर्शाता है। जैसे इसमें C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5, इसको ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में C2H5O C2H5O प्लस नेगेटिव। इस अभिक्रिया में फेरस आयनों का फेरिक आयनों में ऑक्सीकृत होता है, जो HCN माइनस आयन से क्रिया कर लाल रंग का FeHCN थ्राइस बनता है। तो Fe+2 ईथर परऑक्साइड, Fe+3 फेरिक प्लस ईथर HCN माइनस FeHCN थ्राइस लाल रंग का ये प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें आता है ये अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन विद एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। ईथर प्रबल ऑक्सीकारकों से ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड और अम्ल बनाते हैं, जैसे C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 K2Cr2O7 H2SO4, इसके साथ इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो इसमें ये
टू, इसमें 2CH3CHO एसिटल्डिहाइड, फिर उसका ऑक्सीडेशन होता है तो इसमें 2CH3COOH बनता है, एसिटिक एसिड और एसिटल्डिहाइड बनते हैं। अब आता है अभी इसमें कंबक्शन, तो इसमें अब देखिए इसका दहन, कंबशन मीन दहन करना, जलाना। ईथर वाष्पशील और ज्वलनशील होते हैं। ये वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। जब ईथर को हम एयर के में जलाते हैं तो ये वाष्पशील और ज्वलनशील तो पहले से होते हैं, ये वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। तो इस तरह से हम इसको C2H5 सिंगल बॉन्ड O, C2H5 सिंगल बॉन्ड O, C2H5 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5, तो एथिल डाइएथिल ईथर हो गया, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन से इसको जलाते हैं। तो अधिक मात्रा में 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 5 H2O, अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और अधिक मात्रा में ही जल प्राप्त होता है। तो इस तरह से इट इज कॉल्ड ऑफ कंबशन ऑफ द ईथर, इसको जलन। तो आज हमने ये इस तरह से ये रिएक्शन ऑफ द ईथर के बारे में बताया। अगले टर्न पर हम एपॉक्साइड के बारे में बताएंगे कि एपॉक्साइड क्या होता है। ईथर और एपॉक्साइड क्या होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले हमने आपको ये जो अवरक्त स्पेक्ट्रम, ईथर का अवरक्त स्पेक्ट्रम, जब हम इसको एक कोई कंपाउंड लेते हैं उसको हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा इसका ग्राफ बनाते हैं, तो अवशोषण बैंड और फ्रीक्वेंसी के बीच एक इस तरह से एक ग्राफ बनता है। तो इसके ग्राफ के आधार पर हम इसको कह सकते हैं कि इसमें किस तरह से बेंजीन रिंग होती है, किस तरह से इसमें ग्रुप जुड़े रहते हैं, किस तरह से OH ग्रुप जुड़े रहते हैं, इस तरह से। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम इसको दहन के बाद नेक्स्ट टर्न पर एपॉक्साइड के बारे में बताएंगे। थैंक यू।